तो आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का, एंड आर यू अवेयर ऑफ दिस झारखंड प्रोटेस्ट जो अभी हो रहा है? राहुल गांधी जी ने यहाँ पर पीएम के घर के सामने घेराव। तो उनको कहने दीजिए, पब्लिक को पता लग जाएगा कि राहुल गांधी क्या है। मैंने अभी एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था कि नेशनल हेराल्ड केस है। हाँ, वो तो मेरा है। आप योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? वो मेरा बहुत जाने माने मित्र है। नहीं, मोदी घूमते हैं तो किसी और को नहीं आने देते ना। तो अमेरिका आपको लगता है सर एक ट्रस्टेड पार्टनर है? यूनाइटेड स्टेट्स हमें दबा नहीं सकती। मोदी का तो अब गया। एंड इट्स ऑनर टू मीट यू सर। सो सर, फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि अभी आप आज की जनरेशन जो है और जो पिछले की जनरेशन थी, तो आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है बच्चों का और जो पहले होता था, उसमें क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? नहीं, जब तक हिंसा नहीं होगी तो फिर तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आखिर में महात्मा गांधी ने वो जो एक रूपरेखा बनाई थी, उसके अनुसार जो भी डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, जो भी लोग इधर उधर की बात करते हैं, सो उसमें एक यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए या किसी को डराना नहीं चाहिए। इस प्रकार के इसमें हमारे कोई फ़र्क नहीं है। बट डू यू थिंक कि पार्लियामेंट में जाना, संसद में जाना, क्या ये सही है? कहाँ गए संसद में? कोई नहीं गया संसद के अंदर, तो कोई जा नहीं सकता। नहीं, they were like their leader have asked to go to the parliament during संसद मार्च। तो जो CGP एक नहीं, वो तो पार्लियामेंट से बहुत दूर में थे। बिकॉज पुलिस वर। ठीक है, वो पार्लियामेंट में जाते तो उनको जेल भेज देते। अच्छा, हाँ, पकड़ के छोड़ देते, ऐसा नहीं होता। नहीं, पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए किसी को लिए कोई भी जो MP नहीं है या पार्लियामेंट के इसमें जुड़े हुए नहीं हैं, उनको कभी अंदर आने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो CGP पार्टी बनी है, हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी, हाँ, ये बनी है CGI के स्टेटमेंट पे, हाँ, कि कॉकरोच उन्होंने बोल दिया। हाँ, तो अब इन्होंने उसका एक मुद्दा निकाला कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हाँ, हाँ, देन आई हैव कवर्ड दैट प्रोटेस्ट। मैंने उससे पूछा कि क्या ये सोल्यूशन क्या होगा इसका? हाँ, इस्तीफा तो कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता है। हाँ, बट दे वर लाइक कि हमें इस्तीफा चाहिए एनी हाउ। दे डिड द मार्च। मिस्टर सोनम वांगचुक, ही वॉज ऑन हंगर स्ट्राइक। उन्हें वहाँ से उठाया गया, मतलब बड़ी मतलब बेतरीके से उनको पुलिस ने वहाँ से उठाया। एंड उनका रीज़न ये था कि हमने इनकी जान बचाने के लिए वहाँ से उठाया है। ठीक है। तो बट एट लास्ट मैं देखता हूँ कि जितने भी लीडर्स वहाँ पे थे प्रोटेस्ट में, जब संसद में मार्च होना था जिस दिन, प्रकाश राज एक्टर हो गए या जो CGP फाउंडर मेंबर्स हो गए, ये जितने बड़े 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 नाम थे, उस दिन वो ट्रक के अंदर शेल्टर में थे, बच्चे मार खा रहे थे। तो ये कौन सा लीडरशिप हुआ कि लीडर्स बच गए हैं? कोई बर्गर खाते हुए पाया गया है, कोई ट्रक के अंदर है, और बच्चों को पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है। वो पुलिस उनको आंसू गैस मार रही है, लाठी मार रही है। तो आए क्यों वहाँ? ये जो लोग कह रहे हैं कि कहाँ जाना, ये वो गए क्यों वहाँ? वो तो एक एरिया थी जिसमें ट्रैफिक चलती है, सबको सब रोका गया था। तो वहाँ जाकर कुछ किया होगा, पत्थर फेंका होगा, पता नहीं क्या किया। तो पुलिस ऐसे ही लाठी वाठी नहीं मारेगी, ये लोकतंत्र है। और ऐसा होता तो आज केस लगता। किसी ने केस नहीं किया आज तक, कोई केस नहीं है। पर बीजेपी ने तो बोला है कि चार्जशीट, उसमें चार्जशीट। अच्छा, वो तो बीजेपी की तरफ से चार्जशीट, क्या कौन सी चार्जशीट? कोई चार्जशीट तो मैं जानता नहीं हूँ जिसमें वो हुई है। वो कहा होगा बट किया नहीं है, कुछ हुआ नहीं। उसके बाद मामला ख़त्म हो गया। जो आए थे सब चले गए। एंड आर यू अवेयर ऑफ दिस झारखंड प्रोटेस्ट जो अभी हो रहा है? कहाँ? झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, झारखंड में नहीं जानता, बट झारखंड में भी ऐसे ही होगा। यदि वो हिंसा करेंगे तो नेचुरली
पुलिस इसमें सख्ती से काम करेगी। क्योंकि वहाँ पे हेमंत सोरेन जी की सरकार कांग्रेस के साथ अलायंस में है। हाँ, तो क्या है, और फिर उसको डिसमिस कर देंगे गवर्नमेंट को। बट राहुल गांधी जी ने यहाँ पर पीएम के घर के सामने घेराव किया क्योंकि बच्चों को मार तो पड़ी थी। उसमें क्या है? बट वहाँ पर उनकी सरकार है, वहाँ पर वो केवल ये बोल देते हैं कि हम बच्चों के साथ गलत नहीं होने देंगे, और वो इलाहाबाद पहुँच जाते हैं, प्रयागराज। तो उनको कहने दीजिए, पब्लिक को पता लग जाएगा कि राहुल गांधी क्या है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल गांधी एज अ लीडर? मैं कुछ नहीं समझता हूँ उसको, तो अनपढ़ है। और कहाँ था वो, हमें लंदन में वो बेच रहा था कुछ, उसको फिर माँ ने बुलाकर उनको राजनीति में लाए। उसको तो कुछ पता ही नहीं है। उससे डिबेट करने बोलो, और डिबेट किसी से नहीं कर सकता है। मैंने अभी एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था कि नेशनल हेराल्ड केस है। हाँ, वो तो मेरा है जी, मैंने वो केस लाया है। एंड अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी और जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनसे रिस्पांस मांगा है। हाँ, अभी तक वो चल रहा है केस? वो चल रहा है, क्योंकि नामकिर में मैं पहले मुझे बताना था क्या किस तरीके से इन्होंने हड़प किया है, और हमारी सरकार के जो बिल्डिंग्स हैं उसमें से उन्होंने फ़ायदा उठाया है। ये सारी यादें आई। अब उनको फिर उनके ऊपर केस चली, और केस में अब सुनवाई होने वाली है, तो वो सुनवाई की बात है। तो क्या मामला एक्वायर करा था इन्होंने? हाँ, उन्होंने जो सरकारी जो बिल्डिंग्स थे उन्होंने उसको अपने हाथ में ले लिया था, और फिर उसको बदल दिया और कहा कि ये अपने नाम से उन्होंने इसको दे दिया। तो इसीलिए मैंने केस डाला, तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर केस चली, और उसमें सारी डिटेल्स तो अखबार में आ गया है। एंड सर, आई वांटेड टू आस्क कि आपका मैंने पढ़ा कि आप राजीव गांधी के मित्र थे, मित्र रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि राजीव गांधी से मित्र होने के बावजूद आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को, इन लोगों को पसंद नहीं करते हैं? या सोनिया गांधी तो विदेशी है। हाँ। राहुल गांधी उसकी पिताजी के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था, क्योंकि वो उसके उस तक तो ये छोटा था जब उनकी हत्या हो गई थी राजीव गांधी की। राजीव गांधी में एक शिष्टाचार था, और वो मेरे पास आकर सीखता था कि मैं ये क्या करूँ, मुझे घर में बुलाता था, और ये कैसे मैं आगे रखूँ, किस बात को कैसे कर रखूँ। तो एक दोस्ती बनी उसमें। मैं तो कि उसके खिलाफ को कुछ मेरे दिमाग में तो था ही नहीं, बट उसकी हत्या हो गई। तो आपको राजीव गांधी ने कभी कहा कि आप हमारे साइड आ जाओ? बहुत बार कहा। आई गेस उस समय जनता पार्टी या आपकी? मैं जनता पार्टी था, और जनता पार्टी फिर मिलकर अब बीजेपी बन गई है, भारतीय जनता पार्टी। 1990 आई गेस। हाँ, 1990 में जी सब एक हो गया। हाँ, तो आपको जनता पार्टी ज़्यादा अच्छी लगती थी या बीजेपी? जब ये नहीं, बीजेपी का हम पहले ही थे। मैं शुरू में जब आया था राजनीति में, तो मैं जनसंघ में आया था जी। फिर जनसंघ का विलय हो गया शायद 53 में। ओके। हाँ, तो मैं आने के बाद फिर जयप्रकाश नारायण ने कहा कि नहीं, ये सब इतने टुकड़े टुकड़े पार्टी से हम कांग्रेस को हरा नहीं सकते, तो सब एक हो जाए। तो हम सब एक हो गए 75 में। हाँ, अच्छा। 75 में हुआ था, और रामलीला ग्राउंड्स में बहुत बड़ी मीटिंग रही, जिसमें मैंने उसको संबोधित किया था जी। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने सबको जेल डालने के लिए मुझे पकड़ नहीं सकी। मैं चले गया अमेरिका, और वहाँ प्रचार किया, और वो कह रहे थे ओ अमेरिका भाग गया। तो मैं वापस आया, पार्लियामेंट के अंदर गया,
वहाँ भी एक भाषण देकर मैं भाग गया। उसके बाद उसकी नाक कट गई, तो इसीलिए उसने चुनाव कराया। अच्छा, चुनाव में हार गई। हाँ तो मतलब इसमें मैंने पढ़ा है इतना सर कि आरएसएस ने आपको संरक्षण हाँ, दिया। आरएसएस ने बहुत समर्थन किया मुझे, बट आखिर में वो बहुत आगे आएंगे तो उनको भी पकड़ के अंदर कर देंगे, तो चुपचाप करते थे। और एक मजेदार किस्सा आपने बताया था कि पार्लियामेंट में जब गए तो वहाँ किसी को पता ही नहीं था कि आपके पे वारंट है हाँ। और केसेस हैं, और आप स्पीच दे के चले भी आए। हाँ, मैं गया और मैंने भाषण किया कि क्योंकि जो स्पीकर था वो बता रहा था कि ये मर गए वो मर गए, तो मैं कहा पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, ये लोकतंत्र भी मर गया, उसकी भी करो। उसने कहा ये कोई कुछ बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं बाहर चल रहा हूँ, तो मेरी बात सुनोगे तो मैं चलूँगा। तो बाहर आया, उस तक इंदिरा गांधी को पता लगा, तब उसने कहा पकड़ो उसको। मैं बाहर चले गया, मैं बाहर निकल के फिर बगल में हमारे देश हैं नेपाल, वहाँ मेरा राजा तो मेरा स्टूडेंट था हार्वर्ड में, तो उसने कहा तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें भेज दूंगा अमेरिका वापस। तो उसने हवाई जहाज़ में बैठ के मुझे वापस अमेरिका भेज दिया। तो अमेरिका में सर आप मतलब क्या प्रमोशन कर रहे थे यहाँ पे इंडिया में जो हो रहा है, या हाँ कर रहा था, मैं प्रोफेसर भी था पहले, तो दोबारा हार्वर्ड ने मुझे प्रोफेसर बना दिया, तो पैसा का प्रॉब्लम नहीं था, और मैं सारा घूम के बोलता था ये हो रहा है, क्योंकि वो इमरजेंसी के कारण कुछ किसी को पता नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों को पता लगा, फिर अमेरिका भी खड़ा हो गया, ब्रिटेन भी खड़ा हो गया, तो इंदिरा गांधी को बहुत चिढ़ आई इसमें। तो बाद में मैं वो कह रही थी वो तो भाग गया। तो एक दिन मैं गुप्त रूप से आया, पार्लियामेंट में गया, 5 मिनट के लिए बोल करके फिर चले गया। इंदिरा मुझे पकड़ नहीं सकी, तो सारे लोग हंसने लगे, तो उसने चुनाव कराई, चुनाव हार गई। तो आप इंदिरा गांधी जी से कभी पर्सनली मिले हैं? हाँ बहुत बार, उसके बाद जब पहले नहीं मिलते थे, पार्लियामेंट में देखते थे, वो चिढ़ती थी मेरे ऊपर, मैं भी उसके बारे ऐसी बातें कहती थी तो उसको बहुत गुस्सा आता था। बट बाद में जब वो हारी, उसके बाद हम लोग बने और फिर हम हारे, तो वो वापस आई, तब उसने उस समय राजीव गांधी को मेरे साथ दोस्ती करने के लिए कहा। तो राजीव गांधी और मेरी दोस्ती वहाँ से शुरू हुई, परंतु राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु में हो गया, उनको जाना नहीं चाहिए था, और सोनिया गांधी उनको कह रही थी जाना चाहिए जाना चाहिए जाना चाहिए। क्यों? जब वहाँ मैंने कहा कि भाई तुम कांग्रेस तो जीत रही है वैसे भी, तुम्हें क्यों जा रहे हो, वहाँ प्रॉब्लम होगा। वो कहा क्या नहीं सोनिया कहती है मुझे जाना है। पता नहीं सोनिया का कोई साजिश थी कि नहीं, आज तक मुझे नहीं पता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सोनिया जी ने इसको मरवाने के लिए व्यवस्था की थी। सोनिया गांधी जी आज तक प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन पाई? नहीं बन सकती है, कौन बनाएगा उसको? मतलब जिस समय मनमोहन, मैं कह रहा हूँ ना, वो जब बनी तो मैं पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास जाकर कहा इसको प्राइम मिनिस्टर बना नहीं सकते हो। APJ अब्दुल कलाम साहब, हाँ वो तमिल था, और मुझे बहुत जानता था। मैंने कहा इसको नहीं बना सकते हो। उन्होंने कहा कैसे नहीं बना सकता? मैंने कहा ये इजराइल नहीं, वो जो उनकी देश थी, उसका आज भी वो नागरिक है, तो वो नहीं बन सकती है। डुअल सिटीजनशिप थी। हाँ, वो डुअल सिटीजन हमारा होता नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसने वहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, ये बाहर आ गया, खत्म। तो ये राहुल गांधी जी के ऊपर भी आरोप लगता है कि राहुल गांधी ने समझकर जब यहाँ आ रहा था, वापस वो दुकान चला रहा था वहाँ, अच्छा लंदन में, अच्छा तो जब आया तो उसने छोड़ कर आया। अच्छा, हाँ, उसको मैंने उठाया था, बट उसने कहा कि मैंने त्याग कर दिया है, अब मैं इंडियन हूँ। ओके सर, आप
यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं अभी, आप योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? वो मेरा बहुत जाने माने मित्र है। इससे इसके जो गुरु थे उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि इसको समझाओ, हाँ ये राजनीति में आने वाला है। ये भी उस समय भगवा में था। कहा कि इसको राजनीति में आना है, तुम इसको मदद करो। तो शुरू में जब मैं उसको मदद करता था कि ये करना वो करना, फिर वो बन गए। बनने के बाद मेरी ज़रूरत नहीं थी, और दूसरे लोग कहने लगे कि भाई स्वामी को दूर रखो, तुम्हें उल्टा सुल्टा कर देगा, ये कर देगा। तो मैंने उसको कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। अच्छा, आपको लोग थोड़ा कंट्रोवर्शियल मानते थे, या वो मानते थे कि आप कुछ ना कुछ कर देंगे, चाहे अपोजिशन हो चाहे और आपका तो मैंने डरते थे। हाँ, डरते थे। नरसिम्हा राव जी ने आपको मुझे दोस्त बनाया, और आपको पोजीशन में होते हुए मिनिस्टर का मिनिस्टर लेवल का उसने एक जगह निकाली और उसको वो दिया, और मुझे पैसा मिला और गाड़ी मिली, घर मिली, सब। वो नरसिम्हा राव जबरदस्त आदमी थे, बट इंदिरा गांधी ने उसकी हालत खराब की। तो आपको सर अभी तक नरसिम्हा राव जी आपके दोस्त थे, उनके अलावा अभी तक में प्राइम मिनिस्टर में कौन अच्छा लगा है, जो काम अच्छा करता हो, स्वभाव अच्छा हो? अच्छा आदमी के दृष्टि से राजीव गांधी बहुत अच्छा आदमी था। दोस्त था तो दोस्त था, दुश्मन था तो दुश्मन था। तो चंद्रशेखर भी ऐसा एक था। वो मुझे कहता है स्वामी ये सब मैं समझता नहीं हूँ, ये जो सारा अंग्रेजी में लिखा है। आप उनके समय भी मिनिस्टर थे? हाँ, मैंने उसको बनाया था प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि मुझे घूमने दो, तो हवाई जहाज में घूमते रहता था, मैं सब कुछ करता था। मोदी जी थे उस, जैसे मोदी जी घूमते रहते हैं आजकल? नहीं, मोदी घूमते हैं, तो किसी और को नहीं आने देते ना। उसकी तो समस्या वही है, और वो मैं नहीं मानता हूँ, तो इसीलिए मैं अकेला हूँ। तो मोदी जी के ऊपर ये इल्ज़ाम अपोजिशन लगाती है, लोग भी कहते हैं कि अपने देश में नहीं रहते हैं, वो हवाई यात्रा करते रहते हैं विदेश में। वही करते हैं, वो तो जो बहुत किया, अब तो कोई बुलाता नहीं है ना, अब तो बहुत कम हो गया। अमेरिका उसको बुलाती नहीं, क्योंकि वो भाषण करता है और आ जाता है यहाँ, उसकी प्रचार करता है। तो लोग कहते हैं कि भाई तुम हमारे अमेरिका में गए, तो अमेरिका ने कहा कि भाई हमारे साथ मिलो, और रूस को छोड़ो, वो तैयार नहीं था। तो इसीलिए अमेरिका दूर हो गई। तो अमेरिका आपको लगता है सर एक ट्रस्टेड पार्टनर है? क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पर उनको उठा लिया, फिर ग्रीनलैंड पर उन्होंने करा, फिर ईरान पे आया। तो ऐसे करके अमेरिका आपको लगता है कि वो दोस्त का साथ देता है, या जब तक ट्रम्प की सरकार है तब तक क्या बैक स्टैप नहीं करेगा? हम बहुत बड़े देश हैं, हमें अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स हमें दबा नहीं सकती। दोस्त होना तो फिर हो सकते हैं, जैसे फ्रांस है, उसको दबा नहीं सका अमेरिका। हाँ, तो हमें अमेरिका के साथ उसकी टेक्नोलॉजी ये सब लेने के लिए साथ होनी चाहिए। और वो चाहते हैं कि चाइना का कभी खतरा होगा तो हम दोनों जुड़ेंगे, वो भी मानना चाहिए था कि हाँ, चाइना से हम दोस्ती करेंगे, परंतु आपके साथ होगा टक्कर, तो और चाइना करती है तो फिर हम आपके साथ रहेंगे, इतना कहना चाहिए था। वो तैयार नहीं थे। बट अगर हम यूएस से दोस्ती करते हैं सर, हाँ, तो रशिया फिर हमारे अगेंस्ट? रशिया कुछ नहीं है, ख़त्म है, उसकी बात ही मत करो। वो पहले जो सोवियत यूनियन थी उसका तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। अब तो जो बाकी है उसको रशिया कहते हैं, एक हिस्सा, और वो कुछ नहीं है, वो कहीं नहीं है, किसी का कुछ नहीं कर क्योंकि हम मिसाइल्स वगैरह जितने भी आर्मी हम खरीद, ठीक है, क्या करेंगे, किसी को कर सकते हैं। अब अमेरिका रोज कुछ ना कुछ
ये ईरान का करता है, और रशिया क्यों चुप है? क्यों नहीं आती है आगे? जानते हैं कि अमेरिका फिर हमारी हालत ख़राब कर देगी। तो सर अभी अमेरिका का कैसा डोमिनेंस है, क्योंकि अभी इंडिया पे पहलगाम में अटैक हुआ जिसमें कि हाँ, हम डर गए। अमेरिका ने कहा रोको इसको, रोक दिया ये मोदी ने। तो अब सरकार का यहाँ पर कहना है कि हमने अमेरिका की बात नहीं मानी है। झूठ बोलते हैं। उन्होंने अमेरिका का, उसने कहा कि ये, क्योंकि जब ये आए हमारी 7 लोगों को, लड़कों को यानी पुरुषों को उन्होंने गंदी तरीके से मारा, और उनकी पत्नी जो आए थे उनके साथ इसके लिए पिकनिक के लिए, वो देखते रह गए और फिर ये चले गए। फिर हमारी फोर्स गई वहाँ इनको ठीक करने के लिए। अमेरिका आ गया, कहा कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो। ये वापस हो गया मोदी। ये डरपोक है। बट चाइना स्टैंड लेता है पाकिस्तान के लिए। चाइना कहता है कि ठीक है, आप पानी नहीं बंद कर सकते हैं, आप ठीक है। चाइना कुछ भी हो पाकिस्तान के साथ, बट हमारे लिए बट जब हमारे देश में घुसकर इन्होंने किया, चाइना कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारी सर सच्ची मित्रता किसके साथ है? क्योंकि चाइना तो स्टैंड हम ले रहा है। देखिए बहुत बड़े हैं, किसी के साथ की सवाल नहीं है। हमारी जो हित है उसको पहले देखना चाहिए। तो हम न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल कैसे रहेंगे? तो फिर तो हिजड़ा हो जाएंगे। अब अमेरिका डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी है, तो हम कहेंगे सबको कि जो डेमोक्रेसी है उसके साथ हमारी पहली दोस्ती है। हम चाइना के साथ दोस्त हो सकते हैं यदि चाइना हमारी ज़मीन नहीं छीनती है। अरुणाचल प्रदेश में अभी मैं जानता हूँ वहाँ पे बच्चे ये मोदी ने अभी तक इसको दबा के रखा है। अच्छा, ये बताया नहीं, जो सच है ना। मैंने उसको उठाया था पार्लियामेंट में, आपको रोक दिया गया था। हाँ, मैंने, उन्होंने इंटरनेशनल जवाब नहीं दिया, और फिर मेरा टर्म ख़त्म हुआ और फिर उसने होने नहीं दिया, क्योंकि हम दोनों एक ही पार्टी के थे ना। तो मैं दोबारा जब 6 बार तो मैं एमपी बना, 2 बार मैं मिनिस्टर भी बना। तो जो 7वां मोमेंट आया तो मोदी ने कहा नहीं, हम आपको आने नहीं देंगे। तो वो ऐसे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आप उन्हीं के खिलाफ बोलते रहते थे। तो हम उन्हीं के खिलाफ तो बोलूँगा, तो गलत होता तो बोलूँगा, सही होगा तो सराहना करूँगा। ये चमचागिरी मैं नहीं कर सकता। आपको बीजेपी में कोई चमचेगिरी वाले लगते हैं नेता? बहुत हैं सारे। अभी तो जो भी है मिनिस्टर सब ऐसे ही है। थोड़ा गडकरी इधर उधर कहता है तो फिर उसको कितना हालत खराब करते हैं ये। गडकरी जी के पीछे लोग बहुत पड़े हैं कि एथेनॉल जो ब्लेंडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये ब्लेम लग रहा है कि उनके बेटे जो है सुपुत्र, वो ठीक है, बट जैसे राजनाथ का बेटे कुछ नहीं कर रहा है, ये इसकी टारगेट कर रहा है क्योंकि वो अलग से खड़ा है। वो पहले हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट थे। जी। हाँ, तो ये गडकरी को ख़त्म करने के लिए मोदी लगा हुआ है। अच्छा, इनकी एंटी है दोनों में। हाँ, एंटी है। तो सर जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने, उस समय बहुत पढ़े लिखे लोग थे, आप थे। और मैंने भी इसको सपोर्ट किया था जी। और एल.के. आडवाणी जी थे। सब थे। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एल.के. आडवाणी जी पीएम कैंडिडेट रहेंगे या ये नहीं, इसने सबको धोखा दे दिया। राजनाथ सिंह मुझे धोखा तो नहीं दे सका क्योंकि मैंने कोई मांगा भी नहीं। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए? फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए मैंने मांगा नहीं, और सारा अखबार वाले कह रहे थे स्वामी फाइनेंस मिनिस्टर होगा। मैं उससे गया भी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिस्ट से पढ़े हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं पहले भी फाइनेंस डील किया है नरसिम्हा राव के टाइम में। तो ये बनते ही मुझे बिल्कुल भूल गए। ये किसी का नहीं हो सकता है। तो एक तर्क ये भी दिया जाता है कि जो बीजेपी का इलेक्शन हुआ 2014 वाला, वो मास्टरमाइंड अमित शाह थे वहाँ पे।
जो सब करा रहे थे ये सब? नहीं, कुछ नहीं किया। और इसमें हम जीते क्योंकि लोग कांग्रेस के विरुद्ध में थे, तो उन्होंने हमें वोट दिया। उसके बाद ये सारा शुरू हुआ कि अच्छा ये आदमी है, हमारा पार्टी में है परंतु हमें मानता नहीं। मुझे तो सब ये डरते हैं, तो वो ना कुछ देते हैं ना कुछ छेड़ते हैं। स्वामी जो करना करने दो, उसको हम मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं कुछ। ट्रबल मेकर एक तरीके से आपको ट्रबल मेकर तो नहीं कह सकते, वो तो ऐसे ही मैंने तो कोई ट्रबल तो किया ही नहीं। नहीं, उनको जैसे नहीं, उनको डर था कि मैं उनको नीचे गिरा दूंगा, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। आपने सरकार गिराई है? हाँ, गिराई। तो वो उस पर डर था उनको, परंतु जब उनको लगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कि हमारी पार्टी थी, मैं दूसरे पार्टी को गिरा सकता हूँ, और अपने पार्टी को कैसे गिराऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, MP नहीं बनाएंगे, मत बनाओ। मुझे क्या, कोई पब्लिक मैं MP हूँ इसीलिए सुनते हैं? तो हम जानते हैं 7 बार MP रहे हैं और 3 बार मिनिस्टर रहे, तो लोग सुनते हैं जब मैं बोलता हूँ। ख़त्म है। आज आप हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, हम कोई मिनिस्टर तो नहीं है, MP भी नहीं है, फिर भी आप हमारी सुनवाई कर रहे हैं। जी, बट बिकॉज आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो आप अगर यूथ के साथ शेयर करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं तो करता ही रहता हूँ, मैं तो दौरा करता हूँ, मेरे कई जगहों में मैं जाकर यूथ को जोड़ता हूँ और उनको बताता हूँ कैसा होना चाहिए इससे। और मैं पार्टी के विरुद्ध में तो नहीं बोलता हूँ, पर ना पार्टी के पक्ष में बोलता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ कि कैसा होना चाहिए। आज दिल्ली की CM रेखा गुप्ता हैं। हाँ, रेखा गुप्ता जी CM है दिल्ली की। हाँ, दिल्ली के। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि पहले ही इलेक्शन में वो वहाँ पर CM कैंडिडेट वो बन गई? मैंने कुछ नहीं जानता इसके बारे में। अरविंद केजरीवाल जी आपको कैसे लगते थे? 420 उसको तो राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो वो तो पंजाब में सरकार चला रहे हैं अभी वो नहीं, खुद नहीं चला रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग वहाँ सरदार जी लोग वो सरकार चला रहे हैं। हाँ। और ये वहाँ जाकर मौज कर रहा है। दैट्स ऑल। नेशनल लेवल में तो जीरो है। तो मतलब ये लीडर के तौर पर अभी आप क्या है, जब वैसे भी पहले छोटा सा है, एक जगह में उसकी थी, और इंडिया में तो उसका कुछ नहीं है। तो इनके ही पार्टी के कुछ सदस्य अभी बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जैसे राघव चड्ढा हो गए, ये एक यूथ लीडर थे। तो अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कुछ लोग ED के डर से गए हैं, कुछ लोग। तो ठीक है, उनको कहने दो, हमें क्या है। वो तो हमारी पार्टी में आते और ये कहता है कि इसके लिए आए हैं, तो फिर हम जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का आदमी का बुराई कर रहा है। बट सर ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी में भी अभी कुछ ऐसे लोग आने लगे? ठीक है, मैं जानता हूँ। शुभेंदु अधिकारी, मोदी के होने के बाद हमारी पार्टी में कई गिरावट आई है। जो चमचे थे उनको ज़्यादा उसने इम्पोर्टेंस दिया है, जो लड़ने वाले लोग हैं उनको इधर उधर कर दिया। अडवाणी का क्या किया उसने? मुझे तो छू नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, मैं बोलूँगा तो उसकी धज्जी उड़ेगी। बट अडवाणी को उसने एक जगह में बिठा दिया, कह दिया कि तुम हम रिटायर हो गए। तो ये इसकी समस्या वो है। परंतु मुझे कुछ नहीं कहेगा तो मैं जवाब दे दूँगा। जवाब देने के बाद उसको मुंह दिखाने लायक नहीं होगा, इसलिए। अपकमिंग इलेक्शन में आपको लगता है कि मोदी जी फेस रहेंगे, नरेंद्र मोदी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अंदर बहुत निराशा है इसके बारे। और तीसरी बार भी अब आ गए हैं, तो अब ये खुद आजकल कहता है कि मुझे प्रेसिडेंट बना दो। अच्छा। हाँ, राष्ट्रपति। हाँ। बट राष्ट्रपति ऐसा बनाओ कि प्रधानमंत्री नहीं होगा कोई।
तो सर आप मतलब क्या आप तो इतने सीनियर मेंबर हैं पार्टी के, आपको तो सभी को पता है व्यक्तित्व कैसा है। आपको क्या लगता है कि कौन अच्छा फेस हो सकता है बीजेपी में एज अ लीडर, जो प्राइम मिनिस्टर फेस हो सकता है? मैं नाम नहीं दूंगा, क्योंकि किसी का कोई नाम है लूंगा यहाँ और पे? हाँ बिल्कुल नाम लूंगा और दूसरे का नाम नहीं लूंगा तो ये गलत हो जाएगा। मैं पार्टी में नहीं होता तो बोल सकता हूँ, पार्टी में होते हुए मैं नहीं कह सकता। बट है ईमानदार नेता। अरे बहुत है, बहुत है, बहुत मनमोहन सिंह जी को बहुत ईमानदार कहा जाता है। तो ईमानदार तो था, बट रीढ़ की हड्डी नहीं थी वो। राहुल गांधी के सामने उसकी बेइज्जती हुई। मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उन्होंने फाड़ दिया था लेटर पार्लियामेंट में उनका। नहीं, वो प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का, जब मैं प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का। और बहुत सूझबूझ के आदमी है, परंतु उनका कोई पॉलिटिकल कोई ढांचा नहीं है। तो उन्हें रोका जा रहा था सोनिया गांधी जी की तरफ से। हाँ, सोनिया गांधी तो ने उसको पहले इधर वो चाहती थी कि अपना बेटा है और इसको अब हटा के किसी और को बनाए, उसमें हार ही गए। तो आपने जब वहाँ पर अब्दुल कलाम जी को कहा था कि तो फिर इंदिरा गांधी को नहीं, सोनिया गांधी को नहीं बनाना है। हाँ, तो फिर इनको बनाया गया मनमोहन सिंह को। बस that's all। अच्छा, मैंने सुना ये भी आपके इंटरव्यूज में सर कि मनमोहन सिंह जी जब सोनिया गांधी किसी काम से हाथ हटा लेती थी तो वो अपना अच्छे से काम करते थे, फुल 100%। नहीं, वो ज्ञानी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर था इकोनॉमिक्स का, बट वो रीढ़ की हड्डी नहीं थी और ये उसको धमकाती थी, ऐसा करो वैसा करो। सर ये राम मंदिर भी बना है जी, जिसके लिए आपने इतनी लड़ाई करी, तपस्या जी जी और बहुत लोगों ने करी जी। तो सर आप गए थे राम मंदिर जब बना था? नहीं गए नहीं। जिस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर पॉइंट जीत गया और कोर्ट ने कहा कि वहाँ कोई मस्जिद नहीं बन सकती है, ये सिर्फ राम मंदिर होगा, तो एक तो हमारा काम, बहुत बड़ा काम हो गया। जैसे मैं उसकी अनाउंसमेंट हुई, ये आ गया मोदी और वो मुझे कहीं आने नहीं दिया, कहीं नहीं आने दिया। मैंने कहा रामचंद्र जी को भी वनवास में जाना चाहिए, मैं भी चले जाऊँ। और अब देखो मोदी की हालत क्या हो रही है। तो सर मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कवर पेज पे उन्होंने अपने आप को ले लिया? नहीं बिल्कुल जी, मैं इसको अपने राम मंदिर बनाना है और जो जगह है जिसमें मस्जिद बनाई है सबको हटा के बनाना है, और जो मस्जिद वाले हैं उनके लिए दूसरी जगह फैजाबाद में दे देंगे। तो ये बनाने के लिए ये आ गया। और मैंने दिल्ली में पोस्टर भी कई देखे कि इलेक्शंस जब हो रहे थे कि जिन्होंने राम को लाया हम उनको लाएंगे। तो कोई बात नहीं भाई, हम क्या करें, राम भी जानता है, इसीलिए अभी देखो उसकी हालत कितनी खराब। अयोध्या में इलेक्शंस हार गए मंदिर बनने के बाद, ऐसा क्यों? क्यों? ऊपर वाला। मतलब ये तो बड़ी अचंभे की बात होगी। मोदी का तो अब गया, थोड़ा भी अक्ल होगा तो अभी इस्तीफा देकर चले जाता, परंतु उसको धक्का देकर जाएगा। अच्छा। और यूपी में एक और नेता हैं आपके दोस्त रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव जी। और मेरे दोस्त थे, बहुत पक्का दोस्त है। उनका बेटा तो क्या सोचते हैं आप अखिलेश यादव जी के बारे में? क्या सोचूं मैं, लड़का था, मैंने उसके साथ तो कोई बातचीत तो कही ही नहीं, अभी कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ? हाँ, वो जब मुलायम सिंह था तो वो आता था कॉफ़ी लेकर, तो बस उतना, बट उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। एज अ लीडर आप देखते हैं कि? नहीं, लीडर ही नहीं, वो सब जात में चल रहा है। मुलायम सिंह दूसरा था, वो जात में भी करता था और लोगों को भी लेता था। जैसे मैं वैसे उसके साथ पार्टी में
शुरू में था जब वो जनता पार्टी में थे, फिर वो अलग हो गए, हाँ, और दूसरा पार्टी बनाई, परंतु उसने मर्यादा नहीं छोड़ा और हमें फ़ोन करके पूछता था मैं ठीक कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बट ये इसका मैं कुछ नहीं जानता। आप लालू यादव जी से मिले हैं? लालू बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं बहुत जानता था उसको। उसके लोग कहते थे उसका ये किया वो क्या, मैं कहने लगा मैं बिहार में नहीं हूँ और ना मैं उसके साथ राजनीति में हूँ, मैं अपना राजनीति, उसका अपना राजनीति। आदमी जो है कहाँ से इतना दूर आया है, इसकी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। और वो भी आदमी ऐसा था कि दोस्त था तो दोस्त था। तो वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे आपकी तरह। हाँ बिल्कुल। और संसद में हंसी मजाक में मैंने देखे हैं कई वीडियो, बड़े बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा और नहीं लगा सर आपको कि बिहार के इलेक्शंस में नीतीश कुमार जी सीएम रहते हैं और मध्यांतर में उनको हटाकर सम्राट चौधरी को लिया जाता है, जिनके ऊपर प्रशांत किशोर जी इल्ज़ाम भी लगाते हैं, आरोप कि उनके ऊपर कुछ कत्ल के आरोप हैं अभी। तो आपको लगता है कि सम्राट चौधरी वॉज अ बेटर कैंडिडेट? नहीं, मैं क्यों सोचूं इस पर, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। लालू मेरा दोस्त था, उसके बारे में बोल सकता था। नीतीश जी को जानते थे? नीतीश को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बट अब बहुत बीमार हो गए हैं। अब एज हो गई है, अब मिलने की सवाल नहीं है। सर ये कहा जाता है कि आप मुस्लिम के उसमें रहते थे कि मुस्लिम, बीजेपी को ये माना जाता है कि मुस्लिम्स को नहीं लेके चलती, समाजवादी को ये कहा जाता है, कांग्रेस को ये कहा जाता है कि वो मुस्लिम्स को लेके चलती है। तो क्या कहीं ना कहीं वोट बैंक असर करता है इससे मुस्लिम से, क्योंकि मुस्लिम्स नाखुश रहते हैं? देखिए, मुस्लिम की चापलूसी करना गलत है। वो भी एक हमारे साथी हैं। मैं अपने को हिंदू हूँ इसीलिए मैं बीजेपी में हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं तो हम बीजेपी के नाम दूसरा और रखते। भारतीय जनता पार्टी जो हमने किया है उसमें हिंदू का बहुमत थी, परंतु ये हिंदूवादी होगी ये कभी हमने नहीं कहा है। बट बीजेपी में मैंने ये भी देखा अभी कोलकाता में ही, बंगाल में ही, हाँ, काउ स्लॉटर आपने उस पर रिक्वेस्ट करी। काउ स्लॉटर तो नहीं करना चाहिए। बट वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर गौ माता 14 साल की हो जा रही है उसके बाद सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद आप स्लॉटर हाउस में ले जा सकते हैं। नहीं, स्लॉटर हाउस में नहीं जा सकते हैं, उसको सरकार के तरफ से उनको कुछ खिला के विला के ख़त्म करेंगे उसको खाने के लिए नहीं उपयोग। तो मतलब ये सही है कि 14 साल जिसे हम गौ माता बोलते हैं, मेरे हिसाब से किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, हमारे उसको अधिकार नहीं है। बट अगर हम गौ माता बोल रहे हैं, अगर 14 साल के बाद, क्योंकि मुस्लिम्स भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है 14 साल के, तो ये तो फिर गलत है सर। कि क्यों देखिए, आप उसको देखभाल नहीं कर सकते और वो कुछ काम आपके लिए नहीं कर सकती है। गाय दूध नहीं दे सकती है या गाड़ी नहीं चला सकती है। तो जब उतना बुढ़ा हो गए हैं या वयोवृद्ध हो गए हैं तो तब उसके लिए क्या करना चाहिए? तो ये तो सारा दुनिया में जानते हैं। जब एक कुत्ता हो या बिल्ली हो या गाय हो, ये जब भी इनकी ये बुढ़ा हो जाते हैं तो इनको ये सताना नहीं है। उस समय उनको रख सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं रख सकते हो तो उनको फिर ख़त्म करो। ये है। तो ज़्यादातर हम सरकार के तरफ से बना देते हैं और कहते हैं कि ऐसे इनको यहाँ रखो और वो अपने आप मरेंगे तो ठीक है, बट हम नहीं करेंगे। बट जब वो जो गांव में है आदमी, वो जब देखता है कि ये सब बेकार है, वो कैसे रखेगा?
उसके पास पैसा नहीं है। तो तब हम कहते हैं तुम अपने आप इसको मत कुछ करो, तुम हमारे पास भेज दो, हम उसके दैट इज सरकार को भेज दो, और वो सरकार उसको रख सकती है तो ठीक है, यदि बहुत बीमार हो गई है तो फिर हम उसको ख़त्म करेंगे। ओके सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग। सर एक क्वेश्चन ये भी आया था कि लोग वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं, सरकार वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ईवीएम, क्या ये फालतू की बात है जो अपोजिशन करता है, या ज़्यादातर फालतू है? और इलेक्शन कमीशन पे भी तुम्हें ज्ञान है कि ये कैसे होता है, तो वहीं रोक देंगे। कैसे करेंगे वो? ये मशीन में डाल के करेंगे? ये सब ऐसे ही उड़ाते हैं, जिस स्पेशली जो हारने वाले लोग हैं वो करते हैं। तो करप्शन होता है सर या नहीं? इसमें करप्शन होता है कि मैं आपके नाम पर वोट किसी और का ले लें, वो हो सकता है, बट ये मशीन में यह बकवास है। एक और क्वेश्चन सर, ये जो जेएनयू है, अगर आप जानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ के एक प्रोफेसर हैं निवेदिता जी, उनका मैंने बयान सुना था। उन्होंने कहा कि सीजेपी प्रोटेस्ट में मुस्लिमों को लगा कि इस मनहूस देश में, भारत जैसे मनहूस देश में पहली बार वो आज़ाद फील कर रहे हैं। और अरे वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, उनसे तो यही तो क्या उम्मीद है? वो सब एंटी हिंदू हैं। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे ब्राह्मणवाद के नारे सुनता हूँ, मुर्दाबाद ब्राह्मणवाद नहीं रहेगा, जानता हूँ। बट जहाँ पे रिजर्वेशन की बात आती है कि आप रिजर्वेशन क्यों ले रहे हैं, वहाँ पर वो कहते हैं कि आप गोदी मीडिया से हैं, आप नहीं, आप खिलाफ हो। तो वो तो कहने दो, तुम्हें क्या है? वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी छोटा सा जगह है, कहीं को तुम उसकी इतना महत्व देना चाहिए। तो आपको लगता है रिजर्वेशन कभी हटेगा या रिजर्वेशन रहेगा? कौन सा रिजर्वेशन? जो कास्टिज्म है। नहीं, कास्टिज्म में नहीं है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन है जो शेड्यूल कास्ट हैं के लिए, हाँ, शेड्यूल ट्राइब के। बट इकोनॉमिक स्टेट पे नहीं मिलना चाहिए सर? नहीं, कोई इकोनॉमिक स्टेट में स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं। बट अगर एक SC ST का बच्चा आता है जैसे कि तो वो IAS उनके माता पिता हैं, उसके बाद वो भी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं। नहीं, वो तो दूसरी बात है कि वो शेड्यूल कास्ट है इसीलिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बैकग्राउंड भी देखना है। क्योंकि मैंने देखा है एक IAS अभी हमारे बनी हैं, तो उनको भी था लेकिन रैंक ऊपर नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अप्लाई करा रिजर्वेशन, तो रैंक ऊपर आ गई। तो ये भी तो गलत है ना सर? नहीं, गलत है तो गलत चीज़ बहुतें होते हैं हमारे देश में, उसके लिए आवाज़ उठाओ। हाँ, परंतु लॉ में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो रिजर्वेशन सही है, मिलना नहीं, रिजर्वेशन माने किसके लिए? जो भी अभी जो हमारे पार्लियामेंट में पास हुआ है, उसमें कहा कि ये ग्रुप इनके लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, और उसमें भी वो रिच यानी अमीर आदमी है तो नहीं मिलेगा। उसमें जो भी गरीब है और वो बैकवर्ड है या वो पिछड़ा है, उसके लिए जगह बना सकते हैं। बट ऐसा नहीं सर, मेडिकल्स में अगर बच्चों SC रिजर्वेशन में अगर आप नंबर ला रहे हैं, देखो क्या हो रहा है वो अलग बात है, कैसी चल रही है वो दूसरी बात है। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी इसमें हो, शेड्यूल कास्ट की दबाव हुई थी बहुत सालों के लिए, तो उनके लोगों को देना वो अच्छा अनिवार्य है, परंतु ये है कि उनका ये नहीं, अनपढ़ आदमी को नहीं हम ला सकते हैं। वो एग्ज़ाम पास करेगा और उसमें कम मार्क्स भी मिलेंगे तो देखेंगे भाई ये इतना उसने किया है, इसने थोड़ा इधर उधर हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा मार्क देके उनको ले लेते हैं। ऐसा है, और इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अभी पिछले साल ही सीट्स फिल करने के लिए -40 नंबर बच्चों को भी कॉलेज एडमिशन दिया जा रहा था कि वो एडमिशन सीट्स फिल करी जाए, -40। अब वो देखो क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, वो तो मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। उसको दुरुपयोग करेगा कोई तो अलग बात है। एंड सर, आप क्योंकि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं सर, अभी निर्मला सीतारमण जी हैं फाइनेंस मिनिस्टर, अभी संसद में नया बिल आया है जिसमें UPI चार्जेस जो रखते हैं, UPI ट्रांजैक्शन जो होती है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, उस पर भी टैक्स की बात हो रही है।
जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, बट इससे उन्होंने कहा कि कस्टमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट अगर आप मर्चेंट पे टैक्स लगाओगे, मर्चेंट जो भी दुकानदार है वो तो घुमा के कस्टमर से ही समझ लेगा। गए, हाँ। तो आपको लगता है कि ये सही तरीका है? नहीं निर्मला सीतारामन कुछ इकोनॉमिक्स इतना नहीं आता है, वो तो JNU से आई है। ये सब बाबू लोग करते हैं ना। अच्छा। हाँ, और वो दस्तखत करती है, नहीं करेगी तो वो बाबू लोग जाकर कहेंगे मोदी को, और मोदी उसको कहेगा कि तुम इसमें दस्तखत करो। तो मोदी जी जो है वो खुद काम करते हैं या नहीं, अब वो ऑफिसर को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आखिर में मोदी का को क्या जाता है, एक उसका सेक्रेटरी है, वो आता है, सब ये ऐसा ऐसा हो गया, ठीक नहीं है, तो ठीक कर दो। तो मोदी जी केवल कहते हैं कि ये कर दो, वो अजय है, वो है, ऐसा है ही है। वो अपने मन से कह देगा नहीं नहीं इसको नहीं रोकना है, इसको देना है, या मेरे दस्तखत में दे देगा, वो भी अलाउड है। प्राइम मिनिस्टर लिखेगा कि इसको देना है, यद्यपि उसके मार्क्स कम हैं, परंतु वो इस कमज़ोरी के कारण उसको देना है, दे देंगे। कि सर अभी क्या वजह है कि जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट जो रहती है गलत कभी तभी करती, जैसे कि किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में ले लेना, या कभी कुछ जैसे पेपर घोटाले हो रहे हैं, अगर डर नहीं रहता, क्योंकि डर नहीं रहेगा, क्रिटिसिज्म नहीं होगा, तो फिर वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। अभी आपको क्या लगता है कि अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है कोई, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास? नहीं, अपोजिशन स्ट्रांग का सवाल है कि आप जब पावर में थे क्या किया, वो प्रॉब्लम है। लोग पूछेंगे आज तुम बड़ी आलोचना कर रहे हो, जब थे आपने क्या किया? कर्नाटक में आपका वो सरकार है, आपने क्या किया? बट वो तो गिनाते हैं कि हमने इसरो बनाया, IT ये बनाया। तो कहेंगे तो तुम मान लो, तो फिर तुम्हारी मुसीबत। नहीं, उनका कहना है, मेरा नहीं ना, वो समझ में कहने दो ना, कहने की बात तो दूसरी है, प्रचार में तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं कहूँगा लिखित में तो बताओ कि हमने ये किया और मोदी की सरकार ने ये नहीं किया। हाँ, वो नहीं करते, ऐसे बोलते, गप्पा मारते रहते हैं। तो आपको लगता है कि कोई अपोजिशन है इतनी स्ट्रांग? देखिए, अपोजिशन कांग्रेस तो इतने सालों से पावर में रहे हैं, तो उनको तो अब करने के हुए। RSS इतनी बड़ी संगठन, और वो जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा सहयोग करती है, और जहाँ किसी को उतारना है वो भी करते हैं, तो मुश्किल है उनको हटाने के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन सर। या लास्ट क्वेश्चन, यस। आप किसी गुरु को फॉलो करते हैं, जैसे आशाराम है, सदगुरु है? आसाराम को तो मैं नहीं करता, मैं आसाराम को जानता हूँ, परंतु मेरा तो एक ही गुरु था, चंद्रशेखर सरस्वती, जो आजकल नहीं है, वो थे दक्षिण में, उसको मानता था। बाकी मेरा परिचय है, अच्छा परिचय है। तो सर आप मतलब किसी जैसे ओशो या प्रेमानंद? ओशो ये सब मैं उनको भगवान नहीं मानता हूँ, मैं उनको गुरु नहीं मानता हूँ। हाँ, शिष्टाचार में अच्छा हो रहूँगा। और ये जो आजकल बाबा चल रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री एक है, मैं ये अब नया कुछ नहीं है, अब और कुछ नहीं, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस बहुत रहता है पब्लिक में। रहने दो भाई, देश का इतना बड़ा इसमें बड़ा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। और आपका मैंने सुना भी था कि आशाराम जी को आप बता रहे थे कि गलत तरीके से उनको, हाँ, ऐसा उनको तो फंसाया गया। हाँ, क्या करें। और इतने साल बाद, क्योंकि उनके साथ भी और भी लोग हैं जो बाहर आ रहे हैं पैरोल पे। ये हो गए, बस मैंने तो छोड़ दिया उसको। पहले मेरे पास आए थे और बहुत नाम कमाया था, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होते थे। फिर ये लड़की बड़की ये सारा चीज़ में इनको फंसाया, फिर लोगों ने केस डाला, उसमें क्या उनको वकील नहीं मिले, तो मैं क्या करूँ।
सर इंटरव्यू के अलावा मैं आपसे बस पर्सनल एज अ फैन पूछना चाह रहा था, आप बचपन से मतलब क्या आपका, मैंने सुना क्रिकेटर, आप क्रिकेटर था, उसके बाद मैं हाँ। प्रोफेसर बना। तो आपको अभी भी क्रिकेट पसंद है, खेलते हैं? हाँ, क्या देखने में दे आप कोई क्रिकेट फैन है या किसी का? क्रिकेट जानता हूँ, नहीं हम पार्लियामेंट में क्रिकेट मैच होती थी, उसमें मैं अच्छा, अंदर होती थी? हाँ, मैं खेलता था उसमें। पॉलिटिशियन बनना था या politics मैं में आना था? पॉलिटिशियन बना जब इंदिरा गांधी ने मुझे प्रोफेसर बनने नहीं दिया। मैं प्रोफेसर बन गया था IIT में जी। और इंदिरा गांधी ने कहा इसको निकालो, और कोई कारण नहीं दिया, मुझे हटा दिया। ये कब की बात है सर? ये 1971, अच्छा, इमरजेंसी के पहले की। इमरजेंसी के पहले। फिर आप एक दिन के लिए प्रोफेसर बने भी थे वो तो जीतने के बाद, हाँ, और फिर कोर्ट में जीता, फिर एक दिन बना, रिजाइन। आपसे बहुत अच्छा लगा सर बात करके सर, एंड इट्स ऑनर एंड प्रिविलेज टू मीट यू सर। एंड हम उम्मीद करते हैं सर कि आपके तरीके से और भी लोग इंस्पायर हों, आपकी तरह और भी लोग पढ़े लिखें, हार्वर्ड जाके और भी देश में आए, नाम करें।